हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। होप आप सब ठीक होंगे। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने किया था एडजेक्टिव और उसकी टाइप्स की थी, कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम रूल्स करेंगे। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ ये बता दूं कि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे थे कि सर क्लास 4th रिक्रूटमेंट आई है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। तो उस पे इंग्लिश पे कुछ टॉपिक हैं, तो उन पे वीडियो लेक्चर सर डाल दो। तो उसमें मैंने जब देखा था, सही से नहीं देखा बट फिर भी मैं गो थ्रू कर लूँगा। आर्टिकल्स तो हमारा हो गया, आई थिंक प्रीपोजिशन रहता है और कुछ डिटरमाइनर्स हैं, स्पेलिंग होगा उसमें। ओके, तो उन पे भी मैं कवर कर दूँगा वीडियो। तो वर्ब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वर्ब पे मेरी नेक्स्ट रहेगी। ओके, तो वो भी मैं कवर कर लूँगा और मैं देख लूँगा। तो वीडियो की लेंथ लंबी नहीं करूँगा, तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखते हैं हमारी स्लाइड नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। हाँ, आप सब सोच रहे होंगे टाइप्स तो हो गई हैं, बट एक्चुअली लास्ट उसमें मुझे एक मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक ऐसी थी कि मैं बोल तो रहा था, मुझे लग रहा था तो, बट बेसिकली वहाँ पे वो वर्ड नहीं था जिसको मैं जो मान के चल रहा था। ओके, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वहाँ पे मैंने आपको बोला था न्यूमेरिकल में, एक सेकेंड, मैंने आपको बोला था न्यूमेरिकल में हमारे कार्डिनल्स होते हैं और हमारे ऑर्डिनल्स होते हैं, जब मैंने आपको न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कराया था। तो ऑर्डिनल्स और कॉर्डिनल्स कराए थे। तो ऑर्डिनल्स बोला था जो ऑर्डर को बताएंगे, कार्डिनल्स बोला था जो नंबर्स को बताएंगे। ओके, तो कंसेप्ट सारा सही था। एरर ये हो गया था, मिस्टेक ये हो गई थी कि मैं जब इस एग्जांपल को समझा रहा था, दिस बुक हैज़ 200 पेजेस में, यहाँ पे 2 को ऑर्डिनल्स बोल रहा था। ओके, बेसिकली मेरे से यही मिस्टेक है कि मैंने 2 को ऑर्डिनल्स बोला था। बेसिकली 2 और 100 ये दोनों हमारे कार्डिनल्स हैं, फर्स्ट हमारा ऑर्डिनल्स है। ओके, तो कंसेप्ट तो उसमें मैंने सारा समझा दिया था, जो मिस्टेक है वो मैंने आपको बता दी है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो अब हम करेंगे रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके, तो रूल्स में हमने सबसे पहला रूल देखना है कौन सा? मैनी। तो मैनी जो है, मैनी देखना है और हमने देखना है मच। ओके, जो हमारा मैनी है, जो हमारा मैनी है, तो मैनी किस लिए यूज़ होता है? मैनी यूज़ होता है हमारा काउंटेबल नाउन्स के साथ। तो मच जो होता है हमारा वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। एग्जाम्पल में क्लियर हो गया है कैसे? हाउ मैनी बुक्स आर देयर। बुक्स हमारा कौन सा है? काउंटेबल नाउन है, तो हमने मैनी का यूजेज किया। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हाउ मच टाइम डू यू नीड। टाइम हमें यहाँ पे अनकाउंटेबल है, यहाँ पे टाइम को हमने काउंट नहीं किया, ड्यूरेशन कोई पर्टिकुलर नहीं है, तो कितना टाइम लगेगा। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे एग्जांपल में यही है कि हाउ मच टाइम डू यू नीड। तो टाइम यहाँ पे हमारा अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ हमने मच का यूजेज किया। सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें बस इतना ही है कि जब भी आपको किसी चीज़ की क्वांटिटी पूछनी हो, तो क्वांटिटी वो मच के मैनी से ही पूछी जाती है। ओके, और जब भी नाउन काउंटेबल हो, तो आप जो क्वांटिटी पूछोगे काउंटेबल नाउन के लिए, वो आप पूछोगे मैनी के साथ। और जब भी अनकाउंटेबल नाउन से पूछनी हो, तो वो आप पूछोगे मच के साथ। ओके, तो नेक्स्ट रूल हमें कहता है सम इज़ यूज्ड फॉर पॉजिटिव सेंस while any इज़ फॉर नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव इन जनरल। कहने का मतलब है, जो हमारा सम है वो हमेशा हमें पॉजिटिव वाइब्स, वो सम जब भी उसी सेंटेंस में शो होगा जो सेंटेंस कौन सा होगा, जो पॉजिटिव वाइब्स दे रहा होगा। ओके,
और एनी जो होगा वो हमेशा नेगेटिव वाइब्स दे रहा होगा। ओके, पहले मैं आपको पॉजिटिव बताता हूँ और नेगेटिव बताता हूँ। पहले इनका मतलब, सम का मतलब होता है कुछ, और एनी का मतलब होता है कोई। इनका मीनिंग डिफरेंट है नो डाउट, बट कभी यूजेज में क्लैश आ जाता है। यूजेज में क्लैश कैसे आता है कि जहाँ पे हमें लग रहा होता है कि हमें यूज़ एनी करना है, बट वहाँ पे हमें सम भी सूटेबल लग रहा होता है। ओके, तो इसी क्लैश को दूर करने के लिए स्टेटमेंट में रूल में बता दिया हुआ है कि जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी तो सम का यूजेज होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट होगी तो एनी का यूजेज होगा। ओके, तो एग्जांपल है पहली, देयर इज स्टिल सम फूड लेफ्ट। तो इस एग्जांपल से तो क्लियर हो रहा है कि एक तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कोई नेगेटिविटी शो नहीं हो रही है कि कुछ नहीं बच रहा है, कुछ बच रहा है। यहाँ पे इसका मतलब है देयर इज स्टिल सम फूड लेफ्ट, अभी भी कुछ खाना बच रहा है। तो ये जो पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं तो इसलिए हमने सम का यूजेज किया। ओके, तो ये रूल में भी लिखा था। फिर नेक्स्ट में है एग्जांपल में, आर देयर एनी बुक्स लेफ्ट ऑन द टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि क्या कुछ, क्वेश्चन हो रहा है ना, क्या कोई बुक्स बच रही हैं टेबल के ऊपर। ये कोई नेगेटिव सेंस तो नहीं है, बट ये हमारा इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन सेंटेंस है। तो हमने जब कुछ का नहीं बोला यहाँ पे बेसिकली, हाँ यही मैं आपको समझा रहा था कि कुछ सेंटेंस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे हमें क्लैश देखने को मिल सकता है सम और एनी में। जैसे हमने बोला क्या वहाँ पे कुछ टेबल बच रहे हैं तो हमें लग सकता है कि सम का यूजेज आ सकता है, बट क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो हमें सोचना ही नहीं है, क्लैश को ख़त्म कर देना है एनी का यूजेज करके, क्योंकि रूल कहता है कि जब भी इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट होगी तो वहाँ पे एनी का यूजेज होगा। ओके, इसी क्लैश की मैं बात कर रहा था। तो है इनका मीनिंग डिफरेंट है, बट कभी कभी क्लैश आ जाता है। ओके, तो ये तो था कि इंटेरोगेटिव, फिर जब हम एनी का यूजेज इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट में करेंगे तो एनी का यूजेज नेगेटिव स्टेटमेंट में कैसे होगा। जैसे एग्जांपल ले लो आप, आई हैव हार्डली एनी फ्रेंच बुक। मेरे पास मुश्किल से ही कोई फ्रेंच की किताब होगी। तो ये नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट भी है कि यहाँ पे मना ज़्यादा हो रहा है, कि ये मतलब ना की तरफ ज़्यादा है, ये स्टेटमेंट नो की तरफ ज़्यादा है। ओके, तो ये स्टेटमेंट नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे भी आपको क्लैश आ सकता था, आप सम का यूजेज भी सोच सकते थे, बट क्योंकि रूल में क्लियर है कि वहाँ पे आपने एनी का यूजेज ही करना है। जब भी नेगेटिव स्टेटमेंट होगी तो एनी का यूजेज करना है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होगा तो इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट होगी तो भी आपने एनी का यूजेज करना है। ओके, प्रॉब्लम हुई आप मुझे पूछ सकते। नेक्स्ट में देख लेते हैं हम लेटर। थर्ड रूल हमें कहता है एक लेटर होता है, एक फॉर्मर होता है। ओके, जब भी लेटर इज़ यूज्ड विद रेफरेंस टू ऑर्डर, जब भी लेटर का यूसेज होगा तो वो ऑर्डर बताने के लिए होगा, फॉर्मर का भी ऑर्डर बताने के लिए होता है। ऑर्डर कैसा देख लो, 2 सेट ऑफ नंबर्स होंगे। पहले अभी एग्जांपल देख लो, जॉन एंड राम आर गुड प्लेयर्स, द फॉर्मर इज गुड बैट्समैन बट लेटर इज बेटर। जॉन एंड राम दो गुड प्लेयर्स हैं, जो फॉर्मर वाला है वो गुड बैट्समैन है, बट जो लेटर वाला है वो ज़्यादा अच्छा है। तो फॉर्मर और लेटर किस किस के लिए यूज़ हुआ, ये रूल हमें ये कहता है कि जब भी द सेकेंड वन ऑफ द टू थिंग मैंशंस, लेटर जो होगा वो सेकेंड वन होगा जो दो चीज़ें मेंशन की होंगी। जैसे ये दो चीज़ें मेंशन की हैं, ये जान है ये राम है, तो इसमें जो लेटर होगा वो सेकंड वाला होगा। ओके, दो चीज़ों में ये लेटर और फॉर्मर हमेशा दो ही में होते हैं। ओके, जो लेटर होगा वो हमारा कौन सा होगा, सेकंड वन होगा जो दो चीज़ें मेंशन की होंगी, और जो फॉर्मर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा, ये हमारा फॉर्मर होगा। ओके, तो फॉर्मर हमने बोला मतलब फर्स्ट वाला कौन है, जॉन। जॉन इज़ अ गुड बैट्समैन बट लेटर इज़ बेटर, लेटर लास्ट वाले के लिए यूज़ होता है, वो कौन है, राम। ये तो आप लेटर और फॉर्मर से याद रख सकती हो।
जब लेटर होगा वो दो में लास्ट वाला होगा तो एल लेटर एंड लास्ट। जब हमारा फॉर्मर होगा एफ एंड फर्स्ट, वो हमारा फर्स्ट वाला होगा। ओके, ये तो इनसे ही याद हो गया। फॉर्मर हमारा फर्स्ट वाला होगा, लेटर हमारा ऑफ द टू थिंग मैंशनड में से लेटर हमारा लास्ट वाला होगा, फॉर्मर हमारा फर्स्ट वाला होगा। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे फोर्थ रूल पे, जो है कौन सा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कि जब भी आपको किसी चीज़ को कंपेयर करना होगा उसमें आपको कौन से प्रोसीजर, कौन से रूल्स को फॉलो करना होगा। ओके, तो हम रूल्स देखते हैं। रूल्स हमें क्या कहता है, एक होती है पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, एक होती है कंपैरेटिव स्टेटमेंट होती है, एक होती है सुपरलेटिव। ये डिग्री होती है कंपैरिजन की। ओके, तो पॉजिटिव तो क्लियर खुद में ही हो जाएगा, मैं पहले कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बताता हूँ। जब भी कंपैरिजन दो में होगा, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि जॉन एंड राम थे, जब भी एग्जांपल दो में होगा तो वहाँ पे हम ER लगा के ये बताएंगे कि वो कंपैरेटिव है। ओके, हम कौन से वाले, क्वालिटी वाले, जो ही भी हम ER को यूजेज करेंगे वो क्वालिटी वाला वर्ड, जो क्वालिटी वर्ड होगा, जो एडजेक्टिव बता रहा होगा, उस एडजेक्टिव के साथ हमने ER लगा देना है। ER का मतलब होगा कि कंपैरिजन दो में हो रहा है। ओके, और सुपरलेटिव, जब आप एक का कंपैरिजन किसके साथ करती हो, एक के साथ दूसरे के साथ नहीं करती हो, मोर देन टू के साथ करती हो। ओके, तो जब आप किसी का कंपैरिजन मोर देन टू के साथ करते हो तो आप EST लगा देती हो, एडजेक्टिव के साथ EST लगा देती हो। EST डिनोट करता है कि कंपैरिजन उसका मोर देन टू के साथ है, ना कि किसी अकेले पर्सन के साथ है। ओके, जैसे एग्जांपल दे देता हूँ। पिछले एग्जांपल में जॉन एंड राम थे, तो वहाँ पे बोला था कौन सा, जॉन बेटर है या राम बेटर है, किससे, राम से। तो सुपरलेटिव में आप सबसे अच्छी एग्जांपल रहती है कि जैसे क्लास में कोई एक स्टूडेंट है, वो बाकी सबसे अच्छा है, तो राम इज़ बेस्ट इन द क्लास। ओके, तो बेस्ट कहाँ पे यूजेज, बेस्ट का यूज़ कहाँ पे होगा, जब आप कंपैरिजन मोर देन टू से कर रहे होंगे। तो कंपैरेटिव जो होगा वो जब कंपैरिजन होता है बिटवीन टू होता है। ओके, और पॉजिटिव में सिंपल किसी के बारे में कोई स्टेटमेंट होती है, कोई कंपैरिजन नहीं होता है वहाँ पे, सिंपल उसके बारे में एक स्टेटमेंट होती है, जैसे ही इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, इसमें भी कंपैरिजन में भी इतना ही था। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, गुड, गुड का कंपैरेटिव बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पे ये तो ठीक है, ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट। यहाँ पे जब आप इनमें कंपैरिजन करोगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट तो एज इट इज़ रहेगी, उसमें एडजेक्टिव तो एज इट इज़ रहेगा, बट कंपैरेटिव में आप ब्यूटीफुल को चेंज नहीं कर सकते, आपको उनके पीछे मोर लगाना पड़ेगा। और जब मोर लगेगा, वो मोर ये चीज़ डिनोट करेगा कि ये कंपैरेटिव है, तो मोस्ट ये चीज़ यूज़ करेगा कि ये सुपरलेटिव है। उनका एडजेक्टिव वाला वर्ड एज इट इज़ रहेगा, उनके पीछे जो वर्ड लगेगा वो उनका एक्सटेंट बता देगा, ज़्यादा कम, किस में, कितनों में। ओके, अब इनका ना चेंज होने का रीज़न है, ये कंसेप्ट आ जाता है कौन सा, सिलेबल का। सिलेबल का कंसेप्ट आ जाता है। सिलेबल का कंसेप्ट, अब वो भी एक डिटेल उस पर लेक्चर बन जाता है, बट मैं आपको इन शॉर्ट ये बोलूँगा कि सिलेबल होता है पॉज, पॉज देखते हैं हम किसी वर्ड में, पॉज देखते हैं कि कितनी बार हम रुके हैं उस सेंटेंस में। जब दो से ज़्यादा सिलेबल होते हैं, दो से ज़्यादा सिलेबल होते हैं, 3 4 5, 5 तो कम वाले वर्ड ही होंगे, 3 4 सिलेबल होते हैं, तो ज़्यादा रुकना पड़ता है। जैसे 3 बार रुकना पड़ा तो हमें वहाँ पे उसको एज इट इज़ रहने देना है, तो वहाँ पे हमें मोर या मोस्ट का यूजेज कर देना है। जैसे ब्यूटीफुल में क्या है, ये कितनी बार पॉज लग रहा है इसमें, ब्यूटीफुल, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी चेंज नहीं हो रही है, तो पॉज लगाना प्रोनाउंसिएशन पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे जब पॉज लगेगा तो वो पॉज बताएगा कि वहाँ अगर पॉज दो से ज़्यादा लग रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, टू और टू से ज़्यादा पॉज लग रहा है, टू और मोर देन टू से ज़्यादा पॉज लग रहा है, तो वहाँ पे मोर या मोस्ट का यूजेज हो जाएगा। ओके, तो अगर इस पर डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे बता देना। तो इंटेलिजेंट में भी आप देख लो कितने पॉज हैं, इंटेलिजेंट,
3 पास है ना, 2 और 2 से ज़्यादा ही है ना, तो 3 पास है। तो इसलिए इस वर्ड की ये वर्ड एज इट इज़ रहेगा, इसके पीछे मोर या मच का यूजेज हो जाएगा। ओके, इस लेबल का कंसेप्ट है, ये एक हट के कंसेप्ट है। सो अभी हमने रूल्स ही डिस्कस करने हैं। ओके, नेक्स्ट हमारी स्लाइड आ जाती है। तो हमारा 5th रूल है, डू नॉट यूज़ मोर और मोस्ट बिफोर दीज एडजेक्टिव्स, यूनिक, आइडियल, परफेक्ट, कंप्लीट, कॉमा यहाँ पे, स्क्योर, सर्कुलर, इम्पॉसिबल एट्सेट्रा। ओके, अगर आप इनको क्लासीफाई करके कोई एक सब कैटेगरी में रखोगे ना, एक पूरी कैटेगरी में कुछ वर्ड्स को रखोगे और आप बोलोगे वहाँ पे मोस्ट या मोर का यूजेज नहीं होता उनके साथ, वो कैसे आपको पता चलेगा? इसमें सिंपल है, बेसिकली ये वो एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका कोई एक्सटेंट नहीं होता है, जिनकी कोई लिमिट नहीं होती है, डिग्री नहीं होता है, जिनकी कोई आप कह सकते हो हद नहीं होती है। बेसिकली वो वर्ड कंपेयर नहीं किए जा सकते। जैसे आप अगर यूनिक को बोलोगे कि ये, इनका कंपैरिजन ना 2 में किया जा सकता है, ना इनका कंपैरिजन सब में किया जा सकता है। ये 2 में कंपैरिजन करोगे तब भी ये खुद में कंप्लीट है, तो अगर आप इसमें सबके साथ कंपैरिजन करोगे तब भी ये यूनिक है। ओके, जैसे यूनिक का मतलब क्या हो गया, कोई चीज़ अनोखी है, तो आप इसको जब 2 में कंपैरिजन करोगे, आप इसको अकेला यूनिक लगा के बोलोगे कि ये चीज़ यूनिक है, दैट्स इट, वो वन साइडेड हो गया कि ये चीज़ यूनिक है, इसका मतलब दूसरी यूनिक नहीं है। एक यूनिक है, एक चीज़ अनोखी है, दूसरी अनोखी नहीं है, इसका मतलब ये हो गया आपको ज़्यादा कम बताने की ज़रूरत नहीं है, ये कम है, ज़्यादा है, या 2 में है, सब में है। ये जिस पॉइंट पे जहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाएगा वहाँ पे ये वन साइडेड हो जाएंगे, ये सारा का सारा वेटेज इनकी तरफ आ जाएगा, इनका एक्सटेंट नहीं होता, लिमिट नहीं होती है, दैट्स इट, ये खुद में कंप्लीट वर्ड होते हैं। कोई चीज़ परफेक्ट है, इसका मतलब दूसरी कम परफेक्ट है, खुद से ही क्लियर हो जाता है, वहाँ पे मोर या मोस्ट लगा के बताने की ज़रूरत नहीं होती। कोई चीज़ इम्पॉसिबल है, कोई चीज़ नामुमकिन है, इसका मतलब यही हो गया कि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ओके, वहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है, इम्पॉसिबल, दैट्स इट, कंप्लीट हो गया। तो वहाँ पे कोई एक्सटेंट उसका नहीं है, कोई डिग्री नहीं है कि कोई कम पॉसिबल है या कोई ज़्यादा पॉसिबल है, वहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है, मतलब वो पॉसिबल नहीं है, वो खुद में, इसका मतलब वो इम्पॉसिबल है। ओके, इसमें भी कुछ नहीं था, सिर्फ ये वो वर्ड्स होते हैं जिनका कोई एक्सटेंट नहीं होता है और इनके साथ मोर या मोस्ट का यूसेज नहीं होता है। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारा 6th रूल थोड़ा सा आप ध्यान देना यहाँ पे। 6th रूल में हमें क्या करना है, फ्यू इज़ यूज्ड विद काउंटेबल एंड लिटिल इज़ यूज्ड विद अनकाउंटेबल। इसको जो मैंने नीचे लिखा हुआ है मैं आपको समझाता हूँ, पहले आप सिर्फ अपने यही रूल याद रखना है कि जब भी फ्यू होगा तो वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा और वो काउंटेबल नाउन प्लूरल होगा। ओके, प्लूरल होगा। तो जो लिटिल है हमारा वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा। अब सबसे पहले अब आप देखो फ्यू का मतलब क्या होता है। ओके, जब जब हमारा, और अब आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि फ्यू और लिटिल, ये तो लिटिल तो अनकाउंटेबल के साथ आ गया, फ्यू हमारा काउंटेबल के साथ आ गया। अब इन्हीं के पीछे जब आर्टिकल का यूसेज हो जाता है तो इनके मीनिंग में चेंज आ जाता है। जैसे फ्यू के साथ हमारा आर्टिकल जब लग जाएगा ए, तो इसका मीनिंग सम बन जाएगा, मतलब अकेला फ्यू कम था, वो नेगेटिव सेंस दे रहा था। तो जब उसके साथ आर्टिकल लग गया आ फ्यू, तो उसका मतलब सम बन गया, तो सम में क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो जब नंबर जो थे हमारे उसमें ज़्यादा हो गए, तो वो ज़्यादा नंबर हमें पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं। ओके, तो ऐसे ही लिटिल के साथ है, जब लिटिल के साथ आर्टिकल का यूजेज हो जाएगा तो उसकी क्वांटिटी में चेंज आएगा, ए लगने से क्वांटिटी में चेंज आता है, तो उसकी क्वांटिटी पहले से इंक्रीज हुई होगी, मतलब जब अकेला लिटिल यूज़ होगा तो मतलब वो नेगेटिव सेंस दे रहा है, स्टेटमेंट नेगेटिव सेंस दे रही है। जब आर्टिकल का यूसेज आ जाएगा तो स्टेटमेंट में पॉजिटिवनेस आ जाएगी। कैसे कि क्वांटिटी में हमें दिख रहा है कि चेंज आ जाएगा। एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, 2 एग्जांपल ले लेता हूँ मैं।
जैसे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्यू है और यहाँ पे अ फ्यू है। स्टेटमेंट आपको सेम दिख रही होगी और फ्रेंड्स है ये, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ओके, स्टेटमेंट आपको सेम लग रही होगी, चेंज इतना पता नहीं चलेगा, बट कंसेप्ट की डीप डेप्थ में जाओगे तो आपको थोड़ा सारा अंतर दिखेगा। जब मैंने बोल दिया आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट नेगेटिव सेंस शो कर रही है। जब मैंने बोल दिया आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव सेंस शो कर रही है। तो नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव सेंस जब शो कर रही थी, इसका मतलब क्वांटिटी कम थी। ओके, नंबर्स कम थे। जो लिटिल है वहाँ पे क्वांटिटी होती है, यहाँ पे जब फ्यू काउंटेबल हो जाता है ना तो वहाँ पे नंबर्स की बात की जाती है। तो नंबर कम था, वहाँ पे नंबर कम था। तो आ फ्यू का मैंने बोला था आर्टिकल लगने के बाद इसका मतलब चेंज होकर सम बन जाता है। सम में क्वांटिटी थोड़ी सारी नंबर थोड़े सारे इंक्रीज हो जाते हैं, तो इसलिए इस सेंस में चेंज है और इनका मीनिंग भी चेंज हो जाता है, और रूल्स में चेंज नहीं देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स था, फ्यू लगा। ओके, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगा। ओके, क्लियर। लिटिल पे एग्जांपल ले लेते हैं अब। आई हैव, लिटिल पे आई हैव लिटिल टाइम, अनकाउंटेबल नाउन। ओके, आई हैव, सेकंड एग्जांपल, आई हैव अ लिटिल टाइम। रूल में चेंज नहीं मिला। अब यहाँ पे लिटिल है, यहाँ पे आ लिटिल है। ओके, इनके मीनिंग में चेंज आ गया है, बट और इनमें इनकी सेंस में चेंज है। ये नेगेटिव सेंस है जहाँ पे आर्टिकल का यूजेज नहीं हुआ है लिटिल के पीछे, ये नेगेटिव सेंस है, और यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंस है। इसका मतलब है मेरे पास बहुत कम टाइम है, इसका मतलब है मेरे पास कम टाइम, मेरे पास बहुत कम टाइम है। कम टाइम है, यहाँ पे भी कम टाइम है, बट आर्टिकल का यूजेज करने से हमें ये पता चला कि हाँ, ऊपर वाली स्टेटमेंट में टाइम कम है, बट वहाँ पे बहुत ही कम है। जब हमने उसको कंपेयर किया दूसरी स्टेटमेंट से, हमें पता चला इस स्टेटमेंट में इस पर्सन के पास थोड़ा ज़रा इससे ज़्यादा टाइम है। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी में इंक्रीज आ गया है। ओके, टाइम कम है बट टोटल कम नहीं है, क्योंकि आ लग गया है, इससे हमें पता चल गया कि थोड़ा कम टाइम है उसके पास। ओके, तो क्वांटिटी में और या नंबर में चेंज लाता है, कौन सा, आर्टिकल लगने के बाद। और अब आपने देखा होगा कि दा लगा हुआ है, दा ये कोई इसका कुछ भी चेंज नहीं करता है, सिर्फ ये उसकी एक जर्नल फॉर्म होती है, एक पर्टिकुलर फॉर्म होती है। तो जब उसके बारे में कोई पर्टिकुलर बात की जाती है तो उसी के बारे में वो जो टाइम था, जिस टाइम पे मैं लेट हो गया था, वो टाइम जो मैं बोल दूंगा द टाइम था। ठीक है, द टाइम व्हेन आई वाज लेट और व्हाटएवर। तो द उसकी पर्टिकुलर उस बारे में जो बात की जाती है वो चीज़ शो करता है। ओके, बाकी रूल सारा यही रहने वाला है। तो नेक्स्ट रूल देख लेते हैं हम। वीडियो भी लेंथी होगी। ओके, नेक्स्ट रूल हमारा सीनियर जूनियर पोस्टीरियर सुपीरियर इन्फीरियर एंड प्रेफरेबल टेक टू नॉट देन। जब भी अब ये यहाँ पे टू देन का कंसेप्ट इसलिए आ गया क्योंकि ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे डिग्री जो कंपैरिजन हो रहा है वो अमंग टू हो रहा है। जब भी टू के साथ कंपेयर किया जाता है हम देन लगा के कर देते बेटर देन मी। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये वाले वर्ड्स होंगे तो हमने देन को यूज़ नहीं करना है, हमने टू को लगा के करना है। अगर बेसिकली तो वर्ड्स की टोटल इतने ही हैं, तो आप इनको याद भी कर सकते हो। अगर इनको क्लासीफाई करके किसी एक पर्टिकुलर हेड में रखूँ मैं, तो मैं ये बोलूँगा ये वो वर्ड हैं जो एक्सीलेंस शो करते हैं किसी का, कोई कमतर है, ज़्यादातर है। जैसे सीनियर, जूनियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। ओके, एंटीरियर, एक्सटीरियर, एंटीरियर, प्रेफरेबल। तो ये वर्ड हैं, ये क्लासीफाई करके अगर मैं किसी हेड में रखूँ तो मैं बोलूँगा कि ये कौन से वर्ड हैं जो कोई एक्सीलेंस शो करते हैं। तो इसलिए
आप ये वर्ड याद भी कर सकते हो। ओके, ही इज़ सीनियर टू मी, हमने यहाँ पे ये नहीं बोला ही इज़ सीनियर देन मी। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा काइंड एंड सॉर्ट। तो यहाँ पे रूल क्या कहते हैं हमें, काइंड एंड सॉर्ट रेफर टू सिंगुलर नंबर। ये चीज़ हमें इसने इसलिए क्लियर किया है क्योंकि हमें ऐसा कंसेप्ट मे भी हमारे माइंड में हो कि काइंड जो है ये वैरायटी को शो कर रहा है, तो इसमें ये प्लूरल नंबर होगा। ओके, बहुत सारी तरह की चीज़ें होंगी। ऐसा कंसेप्ट नहीं होता है कि ये सिंगुलर नंबर के साथ यूज़ होता है काइंड, जैसे कोई इस तरह की चीज़ टाइप। और ये सॉर्ट जो है ना, ये एक दूसरे के साइनोनियम्स हैं। ओके, ये एक दूसरे के इंस्टेड यूज़ हो सकते हैं, कोई इस पे अलग रूल और इस पे अलग रूल फॉलो नहीं होता, सेम मीनिंग रहता है इनका। तो एग्जाम्पल में है जैसे आई डू नॉट लाइक दीज काइंड्स ऑफ शर्ट, तो यहाँ पे ऊपर आप देखोगे दीज है और यहाँ पे दिस है, यहाँ पे काइंड के साथ भी दिस यूज़ हुआ तो यहाँ पे भी दीज यूज़ हुआ। दीज ने ये शो किया कि यहाँ पे काइंड जब लगा तो यहाँ इन दोनों के डिफरेंस जब आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्लूरल या सिंगुलर का कंसेप्ट नहीं है, ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। वो आपका बोलने का तरीका है, जैसे आप चीज़ों को बोलोगे। इस तरह की शर्ट्स बोलोगे या ऐसी शर्ट बोलोगे, इस तरह की शर्टें, वो आपका बोलने का वे होगा, बट वहाँ पे उनका नंबर जो है काइंड का वो सिंगुलर ही रहने वाला है। ओके, इसमें भी कुछ इतना नहीं था। तो नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, ये रूल हमें क्या कहते हैं, नाइन्थ रूल। नाइन्थ रूल हमें कहता है ओइंग टू मीन्स बिकॉज ऑफ, वाइल ड्यू टू इज यूज्ड एज अ रीजन फॉर हैपनिंग बट इन द मिडल ऑफ सेंटेंस। ओइंग टू का मतलब बेसिकली मैं भी ये आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ, ओइंग टू एंड ड्यू टू ये भी एक दूसरे के साइनोनियम्स ही होते हैं। ओके, ये भी एक दूसरे की जगह यूज़ होते हैं, बट हमने इनको इनके स्टेटस को मेंटेन रख के यूज़ करना है जब भी हमें ड्यू टू यूज़ करना है। मैं आपको बता दूँ ड्यू टू इज़ ओनली एन एडजेक्टिव, ये इसकी सिर्फ एडजेक्टिव फॉर्म होती है, इसका सिर्फ एडजेक्टिव स्टेटस होता है। बट जब हम ओइंग टू बोलेंगे ये एडजेक्टिव भी होता है एज वेल एज ये क्या होता है, ये एडजेक्टिव भी होता है। ओइंग टू इज एडजेक्टिव भी होता है और ये एडवर्ब भी होता है। तो एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, तो फिर ये अगर एडवर्ब है तो ये मिडल ऑफ द सेंटेंस में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये वर्ब से पहले यूज़ होगा, तो वर्ब से पहले यूज़ होगा तो ये मिडल ऑफ द सेंटेंस में नहीं आएगा, क्योंकि अगर मिडल ऑफ द सेंटेंस में आया तो पहले वर्ब यूज़ हो जाएगा, बाद में ये इसने लगना होगा। तो अगर ये लग जाएगा तो इसके स्टेटस के अगेंस्ट हो जाएगा, तो इसलिए ओइंग टू कभी मिडल ऑफ द सेंटेंस में नहीं आता, क्योंकि ये हमेशा वर्ब से पहले आता है। ओके, तो ड्यू टू हमेशा मिडल ऑफ द सेंटेंस में आता है क्योंकि ये एडजेक्टिव तो है एज वेल एज ये एडवर्ब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओनली एडजेक्टिव है, इसलिए मिडल ऑफ द सेंटेंस में आता है। एग्जाम्पल्स में देख लो अब, ओइंग टू हिज नेग्लिजेंस, यहाँ पे नेग्लिजेंस क्या है, वर्ब है हमारा। वर्ब में आपको नेक्स्ट में कंप्लीट कर दूंगा। इसकी केयरलेसनेस की वजह से वो फेल हो गया, तो यहाँ पे वर्ब से पहले आएगा, तो इसके स्टेटस को हमने मेंटेन रखा ओइंग टू। मीनिंग ड्यू टू ओइंग टू का मीनिंग सेम होता है, बट ओइंग टू का स्टेटस मेंटेन रखे हमने उसको वर्ब से पहले यूज़ किया जो वो कहता था। तो जब ड्यू टू देखा हमने, वो मिडिल ऑफ द सेंटेंस लगा, तो वो ओनली एडजेक्टिव था, उसका एडवर्ब कोई स्टेटस नहीं था। ओके, उसको एडवर्ब ट्रीट नहीं किया जाता, तो वो हमारा ही फेल्ड हमारा कौन सा वर्ब कौन सा, इंट्रांसिटिव वर्ब। ओके, इंट्रांसिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, जो खुद में क्लियर हो जाते हैं, कंप्लीट होते हैं, वो फेल हो गया। तो ये जब इस वर्ब के बाद लगा तो ड्यू टू तो लगता है, इसमें तो कोई कंसेप्ट नहीं था कि वर्ब से पहले लगना चाहिए, ये सिर्फ एडजेक्टिव होता है। एडवर्ब होता तो फिर हमें इसको पहले लगाना पड़ता। ओके, नेक्स्ट रूल है हमारा कौन सा, नेक्स्ट रूल है हमारा नेक्स्ट ही है। नेक्स्ट इज यूज टू टॉक अबाउट टाइम और सीरीज, while near is used to talk about physical closeness. Okay,
नेक्स्ट हमेशा बताया जाता है कि वो चीज़ हमारे कौन से ऑर्डर में है। जैसे ही इज़ नेक्स्ट टू मी, वो मेरे बाद है, बट ही इज़ नियर मी। दोनों में आपको पर्सन की दिख सकती है कि वहाँ पे उसकी पोजीशन सेम दिख सकती है, बट मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब मैं नेक्स्ट बोलूँगा तो मैं उसका ऑर्डर शो कर रहा हूँ कि वो मेरे बाद है। जब उसका मैं नियर बोल दूँगा तो मैं उसकी फिज़िकल क्लोजनेस की बात कर रहा हूँ कि वो मेरे कितना पास है। ओके, तो नीचे और भी एग्जांपल दी गई है। ही लिव्स नियर द रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन के पास रहता है। ही, तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन की और उस सब्जेक्ट की फिजिकल क्लोजनेस पे बात की गई है। ओके, तो वो दोनों साथ साथ में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, शी गॉट ऑफ एट द नेक्स्ट शॉप, वो अगली दुकान पर उतरी। ओके, तो वहाँ पे सीरीज शो की गई है कि वहाँ पे सीरीज शो की गई है कि शॉप्स थी, तो वो अगली दुकान पे उतरी, इस शॉप के आगे वाली दुकान पे उतरी। ओके, तो यहाँ पे सीरीज शो की जाती है नेक्स्ट में। हम कभी कभी नेक्स्ट को फिजिकल नियर की इंस्टेड भी यूज़ कर लेते हैं, बट इनमें डिफरेंस होता है। नियर को फिजिकल क्लोजनेस पे ही यूज़ करना चाहिए और नेक्स्ट को हमेशा सीरीज और या टाइम शो करने के लिए करना चाहिए। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट हमारी रहेगी वर्ब पे, क्योंकि क्लास 4th की रिक्रूटमेंट को में वो टॉपिक अब फॉलो कर रहा है, तो कुछ और भी टॉपिक्स हैं वो भी कवर कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। Do like, share, subscribe, comment.